हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर सीखेंगे। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। ये टर्म हम आपको जब बेसिक टर्म्स पढ़ाए थे उस समय भी समझाया था। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग फिर से दोबारा सीखेंगे। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा जी? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जो गिरावट आती है, चाहे यूज करने की वजह से चाहे टाइम बीतने की वजह से, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसके वैल्यू में भी गिरावट आती है, साथ साथ उसकी यूटिलिटी में भी गिरावट आती है। डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज होता है ऑन फिक्स एसेट्स, यानी कि वो एसेट जिसको हम बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदे हैं, बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदे हैं। और उन एसेट्स का बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलता है, खासकर 1 साल से ज्यादा के लिए। तो चलिए मीनिंग थोड़ा हम लिख देते हैं आपके लिए। मीनिंग: फॉल in the value or utility of fixed assets is known as depreciation. अब कोई भी फिक्स एसेट आप यूज करेंगे, उसका वैल्यू डे बाय डे घटने लगता है ना। गाड़ी ही ले लीजिए, जैसे ही आप गाड़ी शोरूम से निकालते हैं वैसे ही उसका वैल्यू घट जाता है। अभी तो आपने गाड़ी चलाना शुरू भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही शोरूम से रोड पे आया उसका वैल्यू घट गया। मोबाइल खरीद के लाए, जैसे ही मोबाइल खरीदा आपने उसका वैल्यू घट गया। तो ये जो गिरावट आती है ना, इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दूसरे शब्द में डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो टोटल कॉस्ट हम खर्च किए किसी एसेट को परचेज करने में, और ये एसेट फिक्स एसेट ही होना चाहिए, उसके कॉस्ट को हम अलोकेट कर देते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलोकेट कर देते हैं जितना उस एसेट का लाइफ एस्टिमेट किया गया है। जैसे सपोज कीजिए हम कोई मशीन खरीदे हैं 5 लाख में और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मशीन हमको 5 साल के लिए बेनिफिट देगा। तो जो 5 लाख खर्च किए 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो हर एक साल का खर्च कितना हो गया? 1 लाख रुपया। तो दूसरे शब्द में अगर बोले, इन अदर वर्ड्स, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। और ये जो यूजफुल लाइफ है ये हम एस्टिमेट करते हैं, एग्जैक्ट क्या लाइफ होगा नो वन कैन प्रिडिक्ट। जितना हम एस्टिमेट किए उससे ज्यादा भी एसेट वैल्यू दे सकता है, यूज किया जा सकता है, और उससे कम भी उसकी लाइफ हो सकती है। अब हम इसकी फीचर्स की बात करें। एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा? तो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सब थ्योरी में आता है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहला, इट इज डिक्लाइन in the value of
फिक्स्ड एसेट्स। और एक्सेप्शन केस जो है वो है लैंड। लैंड के वैल्यू में कभी भी गिरावट नहीं आती है, लैंड का वैल्यू हमेशा बढ़ता है, मतलब वैल्यू ऑफ लैंड ऑलवेज अप्रिशिएट्स, ये अपवाद है। दूसरा फीचर, द फॉल इन द वैल्यू इज ऑफ परमानेंट नेचर। एक बार जो वैल्यू में गिरावट हो गई सो हो गई, अब उसका वैल्यू वापस रीस्टोर नहीं किया जा सकता है। डे बाय डे एसेट को यूज करने से या टाइम बीतने से उसका वैल्यू घटता ही जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तीसरा, डेप्रिसिएशन is a gradual and continuous process. ये नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन एसेट का वैल्यू घट जाएगा, डे बाय डे धीरे 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 करके एसेट का वैल्यू घटता जाता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं कि एक साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली एसेट पे, यानी कि एसेट का वैल्यू एक साल घटा दिया अगला साल नहीं घटा, ऐसा नहीं है। ये जब तक एसेट रहेगा, जब तक कि या तो उसको हम सेल ना कर दे या उसका वैल्यू निल ना हो जाए, तब तक उस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहेगा। एक्सेप्शन केसेस है जहां ऑल ऑफ अ सडन एसेट का वैल्यू निल हो जाता है। अगर कोई व्हीकल खरीद के लाया गया और तुरंत उसका एक्सीडेंट हो गया, अब उस एसेट का वैल्यू तो ऑल ऑफ अ सडन निल हो गया ना। या कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई जिसकी वजह से एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, उस केस में भी एसेट का वैल्यू ऑल ऑफ अ सडन घट जाता है। चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे फ्लड हो, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हो या कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस केस में ग्रेजुअल फॉल नहीं होता है, ऑल ऑफ अ सडन एसेट का वैल्यू घट जाता है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शनल केसेस, यहाँ पे हम नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट डिक्रीजेज द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉट द मार्केट वैल्यू। जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं ना, एसेट के बुक वैल्यू से रिड्यूस किया जाता है, मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है जो बिल्डिंग आप खरीदे थे या कंस्ट्रक्ट किए थे 10 साल पहले 20 लाख में, आज उसका वैल्यू 1 करोड़ या उससे ज्यादा भी हो गया हो मार्केट में, लेकिन बुक में तो हम 20 लाख ही दिखाएंगे और हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करते हुए आज के वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे वैल्यू को सिर्फ बुक में रिड्यूस करता है, मार्केट में उसका वैल्यू कोई जरूरी नहीं कि घटे। अगला, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, यानी कि जब डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं उस समय हमको कैश का पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसको नॉन कैश आइटम बोला जाता है। होप आपको ये फीचर्स समझ में आ गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, तो फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रीजन क्या है, किस वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। सबसे पहला, बाय कांस्टेंट यूज। फिक्स एसेट को आप कॉन्स्टेंटली यूज करेंगे तो उसके वैल्यू में गिरावट आएगी ना, कोई भी फिक्स एसेट्स क्यों ना हो। आप गाड़ी ही ले लीजिए, लगातार उसको यूज कीजिएगा तो उसका दिन प्रतिदिन वैल्यू घटता जाता है। तो पहला कारण यही है। दूसरा, बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, टाइम बीतने की वजह से।
समय जैसे जैसे बीतेगा, आप एसेट को नहीं भी यूज कीजिए तब भी उसके वैल्यू में गिरावट आ जाती है। कोई मशीन खरीदे, उसको छोड़ दीजिए, यूज मत कीजिए। यूज ना करने की वजह से मशीनरी का वैल्यू और जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, जंग पकड़ लेगा, बेकार हो जाएगा। तो दूसरा, बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। कुछ एसेट को यूज करने के लिए हमारे पास लीगल राइट्स होता है। जैसे कोई एसेट हम लीज पे ले लिए, तो जितने साल के लिए लीज पे लिए हैं, जैसे ही वो लीज पीरियड खत्म हो जाएगा, एसेट का वैल्यू हमारे लिए नील हो जाएगा। लीज पे लेना मतलब किसी दूसरे का संपत्ति है, उसको हम यूज करने के लिए कुछ साल के लिए अक्वायर कर लिए हैं, उसको लीज पे लेना होता है। जैसे अगर हमको रिवर बेड से बालू एक्सट्रैक्ट करना है तो सरकार से हमको लीज पे रिवर बेड को लेना होगा। जितने साल के लिए लीज पे लिए हैं उतने साल तक हम रिवर बेड से बालू निकाल सकते हैं। जैसे ही लीज पीरियड खत्म, हमारा राइट भी खत्म। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, बाय ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस वर्ड नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड होता है। जैसे कोई नया मार्केट में नया इन्वेंशन आ गया, नया प्रोडक्ट आ गया, पुराना एसेट का वैल्यू ऑटोमेटिक घट जाता है। जैसे आईफोन नया मॉडल लॉन्च करती है, पुराने वाले का वैल्यू घट जाता है ना। चाहे कोई लैपटॉप हो, जैसे ही नया मॉडल आ गया मार्केट में, पुराने मॉडल का वैल्यू घट गया, तो ऑब्सोलीट करना होता है उसको। नेक्स्ट, बाय एक्सीडेंट। अभी हमने जस्ट समझाया था, किसी एसेट का वैल्यू ऑल ऑफ अ सडन घटने का एक रीजन होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की वजह से एसेट का वैल्यू घट जाता है। नेक्स्ट, बाय डिप्लीशन। डिप्लीशन वर्ड हम यूज करते हैं फॉर वेस्टिंग एसेट, मतलब माइंस, ऑयल वेल्स, जैसे ही उस एसेट को हम यूज कर लिए उसका वैल्यू नील। ऑयल वेल्स, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ये सब एक्सट्रैक्ट होता है क्रूड ऑयल से, और क्रूड ऑयल हम कहाँ से निकालते हैं? ऑयल वेल से। माइन से मिनरल निकाल लिया, माइन बेकार। अगला है आपका बाय परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस। मार्केट में उसका वैल्यू लगातार कॉन्स्टेंटली घट रहा है, तो ये भी मेरा डेप्रिसिएशन का एक रीजन हो सकता है। तो ये आपका कॉजेस था। अगला जो टॉपिक है, नीड, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या ऑब्जेक्टिव है, हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहला जो रीजन है, फॉर असर्टेनिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए एक्सपेंस का, तो हमारे लिए डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, खर्च है। एसेट को यूज कर रहे हैं, उसका वैल्यू हम बिजनेस में ले रहे हैं, और अभी हमने जस्ट समझाया था एसेट का जो टोटल कॉस्ट होता है उसको हम स्प्रेड कर देते हैं ओवर द लाइफ, और हर एक साल का जो अमाउंट आया वो उस पर्टिकुलर साल का खर्च माना जाता है। तो जब तक इस खर्च को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे और कैलकुलेट करके प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तक हम सही सही प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का क्या है ये नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। दूसरा रीजन है फॉर शोइंग द ट्रू फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की आर्थिक स्थिति का सही सही वैल्यू बताने के लिए भी हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। एसेट यूज कर रहे हैं, हर साल जो ओरिजिनल कॉस्ट था उसमें से डेप्रिसिएशन का वैल्यू घटाते जाते हैं, और घटाने के बाद जो वैल्यू बचता है उसी को हम अपने बैलेंस शीट में शो करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि आर्थिक स्थिति बिजनेस का क्या है, ये जानने के लिए बिजनेस को बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। सब हम लोग पढ़ेंगे, घबराइए मत। अगला है टू असर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब किसी एसेट को हम यूज कर रहे हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, तो उस एसेट का कॉस्ट भी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होना चाहिए। मान लीजिए आप एक बुक प्रिंट कर रहे हैं, बुक प्रिंट करने के लिए यू नीड मशीनरी। अब मशीनरी का जो खर्च है वो भी तो बुक के कॉस्ट में इंक्लूड होना चाहिए, तभी तो एक्चुअल कॉस्ट हमको पता चलेगा कि इस बुक का कीमत क्या हुआ। ठीक है। अगला, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। आज हम एसेट खरीदे हैं, कुछ साल के बाद वो पुराना हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसको रिप्लेस करने के लिए हमको फिर से फंड की जरूरत होगी। तो अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो कुछ अमाउंट हमारा सेव हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको एक
खर्च के रूप में शो करते हैं। तो जितना अमाउंट खर्च के रूप में शो किए वो हमारा पैसा अलग हो गया, प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये मेरे लिए फंड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल, ये ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है। अगर हम खर्च के रूप में डेप्रिसिएशन को शो नहीं करेंगे तो ये प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये डिस्ट्रीब्यूट होके किसके पास चला जाएगा? बिजनेस के ओनर के पास। तो ये मेरा एक्चुअल कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया फिक्स एसेट्स पे। समझ में आ गई बात? लास्ट वाला, फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा, कम प्रॉफिट कम इनकम टैक्स। अगर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करके खर्च के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं तो मेरा प्रॉफिट घट जाता है। प्रॉफिट घट गया तो हमको कम इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर इसको खर्च के रूप में नहीं शो करेंगे तो प्रॉफिट मेरा बिजनेस का बढ़ जाएगा और हमको ज्यादा इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ जाएगा। होप आज आपको सारा ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट मोटा मोटी आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन सीखेंगे और उससे रिलेटेड फिर जर्नल एंट्री पास करके न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत खुश रहिए, बाय।